नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 7 ये क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब का और ये है पार्ट 3। पहले के 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप जाके देख लीजिए उनको। यहाँ पे शुरुआत कहां से होगी? द एजेंडा ऑफ फॉर अ नेशनल एजुकेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या शुरुआत कैसे की गई है? ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि आप ये देखिए, सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट आए, फिर ओरिएंटलिस्ट के बाद ये जो मैक्वेले वाली आइडियोलॉजी आई, और इस मैक्वेले वाली आइडियोलॉजी सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो रही थी वुड्स डिस्पैच में। तो ये तो था ब्रिटेन का इंटरफेरेंस हमारे एजुकेशन के फील्ड में। तो क्या सिर्फ ब्रिटेन का इंटरफेरेंस था? नहीं, इंडियंस का भी तगड़ा इंटरफेरेंस था। और आप देखोगे अर्ली 19th सेंचुरी में हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे थिंकर्स आना शुरू होंगे और वो बातचीत करेंगे कि भैया एजुकेशन का स्प्रेड बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो कमियां थी वो कमियां कुछ लोगों को नजर आ रही थी और उन लोगों को यह भी समझ में आ रहा था इन कमियों को दूर करने के लिए भाई चीजें बदलनी पड़ेंगी। चीजें बदलने के लिए एजुकेशन फैलानी पड़ेगी और मॉडर्न एजुकेशन फैलानी पड़ेगी। लेकिन उस मॉडर्न एजुकेशन को भी इस तरीके से फैलाना है कि हम अपने कल्चर को ना भूलें, बिल्कुल ही ब्रिटेन के गुलाम ना बन जाए। तो बहुत से ऐसे इंडियंस थे जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे यूरोप में, उससे वो थोड़े इंस्पायर्ड थे। उनको लगा कि इन डेवलपमेंट को हमारे यहाँ लेके आना है, वेस्टर्न एजुकेशन को लेना है, ताकि हम मॉडर्नाइज कर सकें इंडिया को और एट द सेम टाइम हम अपने कल्चर का भी ध्यान रख सकें। तो ये जो इंडियंस थे ये रेगुलरली ब्रिटिशर्स को पेटिशन भेजते थे कि आप ज्यादा स्कूल्स खोलिए, ज्यादा कॉलेजेस खोलिए, ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोलिए, एजुकेशन पे ज्यादा पैसा खत्म करिए। बट ब्रिटिशर्स भी एजुकेशन पे एक बहुत लिमिटेड अमाउंट करना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इंडिया को डेवलप करने में। ब्रिटेन बस अपना डेवलपमेंट चाहता था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया हो दोस्तों, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पे हम कुछ ऐसे एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियंस ने करे हैं हमारे देश को एजुकेट करने के लिए, हमारे देश के लोगों के पास एजुकेशन को पहुंचाने के लिए। इन इंडिविजुअल्स में 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि हैं आपके महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। एक्चुअली महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है दोस्तों, इनके बारे में तो हम जानेंगे ही आगे आने वाले चैप्टर्स में। और जो भी मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं और ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हालांकि इन पे मैं वीडियोस पहले बना चुका हूं। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी जी ने बोला कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन है ना, इसने इंडियंस के दिमाग में इंफीरियोरिटी की फीलिंग ले आई है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और हमारी जो सिविलाइजेशन है वो अंग्रेजों की जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उससे इंफीरियर है। ये जो थॉट प्रोसेस अंग्रेजों ने हमारे अंदर डाला है कि उनकी सिविलाइजेशन सुपीरियर है, ये गलत है, जिसके चलते हमारी जो प्राइड है ना वो तबाह हो चुकी है। हमारा जो कल्चर है ना वो हमें निचला लगने लगा है। इन अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में जहर घोला है। इन अंग्रेजों ने इंडियंस को इंस्लेव किया है, गुलाम बनाया है और इनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि भैया इस गुलामी से हमें आजादी चाहिए। आप देखिए दोस्तों, गांधी जी क्या बोल रहे हैं? चार्म्ड बाय द वेस्ट, एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, इंडियंस एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का यह भी कहना है कि बहुत सारे इंडियंस जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन में अपनी पढ़ाई करी, जैसे कि ये बॉम्बे यूनिवर्सिटीज पढ़ा, अब ये वेस्टर्न एजुकेशन ही हो चुके थे, वहां पे वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाया जाता था। तो वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ के इनको बस यूरोप का लिटरेचर अच्छा लगता है, यूरोप की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, इंडिया की चीजें इनको अच्छी ही नहीं लगती। ये महात्मा गांधी जी ने बोला। हालांकि आप देखोगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे, जिन्होंने पढ़ा तो अंग्रेजों की चीज लेकिन उसको इंडियन कल्चर के साथ एसिमिलेट किया और अपने कल्चर को आगे बढ़ाया। तो मतलब उन्होंने स्किल ली अंग्रेजों से और फिर अंग्रेजों के पीछे पड़ गए। महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे? महात्मा गांधी जी एक ऐसी एजुकेशन चाहते थे जहां पे इंडियंस को अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिले। इसलिए जब नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई, महात्मा गांधी जी ने बच्चों से बोला कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अंग्रेजों वाले, इनको छोड़ दो। और बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया। तो 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, 1930s में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, हजारों की तादाद में जो बच्चे थे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। किसके कहने पे? महात्मा गांधी जी के कहने पे। और यूनिवर्सिटी में और इसमें नेशनल मूवमेंट में कूद पड़े। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? पढ़ाई के लिए अंग्रेजी नहीं, इंडियन लैंग्वेजेस मीडियम होनी चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का मीडियम क्या? अंग्रेजी। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को वो प्रमोट करते नहीं। दूसरी बात गांधी जी ने क्या बोला? ये जो इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन है इसने इंडियंस को क्रिपल कर दिया है। तो भैया जो इंडियंस पढ़ के अंग्रेजी बोलने लगे, उनके साथ वाले इंडियंस उनको क्या बुलाने लगे? ये तो अंग्रेजी बबुआ हैं।
इंडिया हमसे कहां बात करेंगे, तो बड़े आदमी हो गए। तो अंग्रेजी सीख ली मतलब आप बड़े आदमी हो गए। तो मतलब ये जो अंग्रेजी थी वो इंडियंस भाई भाई के बीच में ही डिवाइड लेके आ रही थी और सोशल सराउंडिंग से दूर कर रही थी लोगों को, एक दूसरे से दूर कर रही थी लोगों को। इंडियन सोसाइटी में एक तोड़ने का काम कर रही थी अंग्रेजी, और लोगों को स्ट्रेंजर बना दिया था अपने ही होमलैंड में। जिसको अंग्रेजी आती थी इंडियन को, उसको बाकी लोग स्ट्रेंजर की निगाहों से देखते थे, और जो अंग्रेजी सीख लेता था वो बाकियों को बेवकूफ समझता था। वो बोलता था मैं तो अंग्रेजी सीख लिया और बड़ा बड़ा आदमी हो गया हूं, ये तो यार अवधी बोल रहा है, ये तो बेवकूफ है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या सिखाया कि अगर आपको इंग्लिश आ जाएगी तो आप सुपीरियर कल्चर को इम्बाइब करने लगोगे, अपने लोकल कल्चर जो कि बिल्कुल बकवास है, बेकार है, उसको साइड हटाओगे। इस तरीके की फीलिंग अंग्रेज लेके आए। महात्मा गांधी जी ने इस फीलिंग को पूरी तरीके से निगेट किया। वेस्टर्न एजुकेशन की बात की जाए अगर, तो महात्मा गांधी जी क्या बोल रहे हैं, इट फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन द ओरल नॉलेज। हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम था इंडिया का, वो क्या था, ओरल नॉलेज। कहीं पे भी बैठ के टीचर बच्चों को सिखा रहा था और बच्चों की जरूरतों के हिसाब से सिखा रहा था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि भाई जरूरत के हिसाब से जो ओरल नॉलेज थी वो तो खत्म हो गई, अब तो रीडिंग राइटिंग पे फोकस हो रहा है। तो टेक्स्ट बुक बेस्ड एजुकेशन में तो बस रीडिंग राइटिंग हो रहा है, बाकी रट्टाफिकेशन हो रहा है, आप पढ़ो, याद करो और लिख दो। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बोला कि एजुकेशन में लाइव एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि इंडिया में जो एजुकेशन चल रही थी उसमें नहीं थी। ओके, फिर महात्मा गांधी ने क्या बोला, ही आर्ग्यूड दैट द एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल। तो गांधी जी क्या बोल रहे हैं, अगर आप लिटरेट हो, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे हो, तो पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एजुकेशन खत्म हो गई। पढ़े लिखे मतलब का ये भी नहीं है कि आपकी एजुकेशन की शुरुआत हुई। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि आपकी एजुकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये गांधी जी ने बोला, और बहुत डीप बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। गांधी जी ने क्या बोला, अगर आप लिटरेट हो, लिटरेट मतलब आपको लिखना पढ़ना आता है कुछ हद तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेटेड हो चुके हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी एजुकेशन शुरू हो गई है। आप, ये बस एक पार्ट है। ओके, दिस इज अ पार्ट। ओवरऑल एजुकेट होने का लिटरेसी एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ओवरऑल आदमी एजुकेट कब होता है, जब वो एजुकेट होते ही कुछ काम सीख जाए, अपना पेट पाल सके, कुछ कर सके सोसाइटी के लिए। तो आप देखो, people had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. कुल मिला के गांधी जी यहाँ पे एजुकेशन को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसी कोई चीज पढ़िए जिसको आप सीधे सीधे ग्राउंड पे अप्लाई कर सके। सिर्फ किताबी भाषा पढ़ के कुछ नहीं होगा, ये गांधी जी बोलते थे। यहाँ पे देखिए गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जी, और यहाँ पे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, आसपास बातचीत हो रही है। ये शांति निकेतन की फोटो है 1940 की। महात्मा गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी के साथ बैठे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सामने। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एन एजुकेशन। महात्मा गांधी जी रोड, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। Literacy is not the end of education, nor even the beginning. It is one of the means whereby men and women can be educated. यानी लिटरेसी आपकी ओवरऑल एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा ऐसा टूल जिसका प्रयोग करके आप एजुकेटेड हो सकते हो। लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेट हो गए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं गांधी जी, इट वुड देयरफॉर बिगिन द चाइल्ड्स एजुकेशन बाय टीचिंग इट यूजफुल हैंडीक्राफ्ट एंड इनेबलिंग इट टू प्रोड्यूस फ्रॉम द मोमेंट इट बिगिंस इट्स ट्रेनिंग। I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. यानी कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए कि आपको एक कला सीखना शुरू करो, और उस कला को सीखने के बाद उस कला को आप ग्राउंड में इंप्लीमेंट करके कुछ मीनिंगफुल कर सको। ये मेरे हिसाब से एजुकेशन है। तभी आपका माइंड डेवलप करेगा, सोल डेवलपमेंट करेगा। किताबी भाषा सीख लेने से, कुछ पढ़ लिख लेने से आप एजुकेटेड नहीं होते। कुल मिला के गांधी जी यहाँ पे मॉडर्न साइंस की बात की जाए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे देश में भले लोग लिटरेट हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड मिसिंग है, स्किल मिसिंग है। दुनिया भर की फैक्ट्री जाके इंडिया में फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, वो स्किल नहीं है। इसलिए लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई, और यहाँ पे गांधी जी वोकेशनल ट्रेनिंग पे ही फोकस मार रहे हैं, बस शब्द अलग है। ओके, आगे चलते हैं। जैसे जैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे और थिंकर्स आएंगे, और वो लोग अ सिस्टम ऑफ नेचुरल, देखिए बहुत अलग अलग तरीके के थिंकर हैं इंडिया में। कुछ थिंकर्स तो ऐसे थे
जो कि ऑलरेडी जो ब्रिटेन ने एजुकेशन सिस्टम चला रखा था इंडिया में उसको चेंज करना चाहते थे। कुछ सिस्टम ऐसे थे जो उसमें बस थोड़े से मॉडिफिकेशंस करना चाहते थे। तो एक ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इंडिया में, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करना, ये कुछ लोग चाहते थे। कुछ लोग क्या कहते थे कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम हटाओ, फ्लॉड है, दूसरा लाओ। तो अलग अलग तरीके के भाई एजुकेशन थिंकर्स हैं इंडिया के, इनके बारे में अलग से बात करेंगे बाद में। यहाँ पे देखिए फोटो है जहाँ पे शांति निकेतन में क्लास चल रही, रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ बैठे हैं। कोई एक अंदर यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा है और यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं। देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, गजब की सराउंडिंग्स में यहाँ पे क्लास हो रही है। ऐसी सराउंडिंग्स में क्लास हो तो पढ़ने में मजा भी है। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन का नाम आपने सबने सुना ही होगा। किसने एस्टैब्लिश किया शांति निकेतन को? एस्टैब्लिश किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901। छोटे से ही टैगोर जी को स्कूल जाना पसंद नहीं था। उनको स्कूल जाना सफोकेटिंग लगता था, अच्छा नहीं लगता था, जबरदस्ती उनको भेजा जाता था, उनको जेल की तरह लगता था स्कूल जाना। तो जब बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे, टैगोर जी इधर उधर घूम रहे होते थे या उनका दिमाग कहीं और था। आप देखिए कलकत्ता में जो एक्सपीरियंस था इनका स्कूल डेज का, उससे टैगोर के आइडियाज थोड़े से बदले। वो एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जहां बच्चे एक्चुअली में पढ़ते वक्त खुश हो, ना कि बच्चे जबरदस्ती जाए। जहां बच्चे पढ़ते वक्त इतने खुश हो, क्रिएटिव हो कि वो कुछ अलग कर पाए, अपनी सोच के हिसाब से कुछ चीजें कर पाए, ना कि जो किताबी भाषा उनको पढ़ाई जा रही है बस उसे मानने लगे। तो टैगोर यहां पे क्या बोल रहे हैं? टैगोर फेल्ट that childhood ought to be time of self-learning outside the rigid and restrictive discipline of the schooling system set up by the British। यानी ये जो स्कूलिंग सिस्टम ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया है, रिजिड स्कूलिंग सिस्टम, इसमें सेल्फ लर्निंग वाले कंसेप्ट को लेके आना बहुत जरूरी है। और इस सेल्फ लर्निंग वाले कंसेप्ट को शांति निकेतन के थ्रू लाने की कोशिश की किसने? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। टीचर्स को इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। बच्चे को समझाने के लिए बच्चे के इमेजिनेशन पे, बच्चे की क्यूरियोसिटी को जगाना बहुत जरूरी है। और ये कुछ सेलेक्टिव टीचर्स ही हो सकते हैं जो कि बच्चे को क्रिएटिव बनने पे मजबूर करें। और क्रिएटिव लर्निंग हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट में हो सकती है। अभी मैंने आपको फोटो दिखाई कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन था, वहां पे क्लास एक ओपन सराउंडिंग्स में हो रही थी। तो अपने शांति निकेतन को बनाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को समझ में आया कि यार ये जो कलकत्ता का सिटी वाला माहौल है, बिजी वाला माहौल है, यहाँ तो एक बढ़िया स्कूल बन नहीं पाएगा। तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर चले गए और वहां पे उन्होंने बनाया अपना अबोर्ड ऑफ पीस, जिसको उन्होंने बोला शांति निकेतन, जहां पे नेचर के साथ हारमोनी में रह के बच्चे अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को बनाएंगे, कल्टीवेट करेंगे। कुछ मायनों में महात्मा गांधी जी का जो थॉट प्रोसेस था और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो थॉट प्रोसेस था एजुकेशन को लेके, वो सेम था। कुछ मायनों में दोनों के थॉट प्रोसेस में फर्क थे। फर्क किस मायनों में था? देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से गांधी जी नफरत करते थे और उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी आती है, साइंटिफिक इन्वेंशंस भी आते हैं। ये सब चीजों में गांधी जी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी समझते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो अच्छी चीजें हैं, ये जो मशीनी टेक्नोलॉजी है, इसको थोड़ा बहुत बढ़ाना जरूरी है और इसको इंडियन ट्रेडिशन में लेके आना जरूरी है अगर हमको दुनिया के साथ कंपीट करना है तो। इसलिए शांति निकेतन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पे ध्यान दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और शांति निकेतन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ डांस, म्यूजिक, आर्ट, जिससे लोगों का जो पर्सनल क्रिएटिव एलिमेंट है वो सामने आए, इस पे भी ध्यान दिया गया। फिर आप देखिए, many individuals and thinkers were all thinking about the way a national education system could be fashioned। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग, एक बहुत बड़ा तबका था जो ब्रिटेन द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहता था, और एक ऐसा तबका था जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ढूंढ रहा था जो कि ट्रूली नेशनल हो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक्चुअली में अगर आप नेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो तो ये नेशनल एजुकेशन होगी क्या? नेशनलिटी की डेफिनेशन क्या है? अभी तो हम इनिशियल स्टेज ऑफ 20th सेंचुरी में तो नेशनलिटी की डेफिनेशन इंडिया में पता ही नहीं थी लोगों की। अभी भी रीजनलिज्म बहुत था, कास्टिज्म बहुत था, और अब तो रिलीजनिज्म भी बढ़ने लगा था। तो देखिए, रीजनलिज्म तो था ही, मतलब जगह के प्रति प्यार, कास्टिज्म भी था कि कास्टिज्म के प्रति प्यार, तो लोअर कास्ट के लोगों को दबाओ, और अब रिलीजनिज्म भी बढ़ने लगा, रिलीजन की भावना भी पनपने लगी। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ ना 1905 में, उसके बाद देखिए रिलीजन के नाम पे क्या बवाल होने शुरू हुए इंडिया में। 1905 में मुस्लिम लीग बनी और 1909 में देखिए क्या हुआ, मौलवी मिंटो रिफॉर्म्स ले आया। मौलवी मिंटो रिफॉर्म्स से सेपरेट इलेक्टोरेट ले आया। सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू आपने क्या किया कि मुस्लिम की रिक्वायरमेंट्स अलग, हिंदूज की रिक्वायरमेंट अलग। मतलब वो सेम खाना खा रहे हैं, सेम जगह पे रह रहे हैं, सेम
अब वो हवा में सांस ले रहे हैं, सेम पानी पी रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, अलग करो। और अलग करते 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 कैंसर बन गया और पाकिस्तान अलग हो गया। चलिए वो एक अलग चीज है। यहाँ पे अर्ली 20th सेंचुरी की फोटो है, एक मिशनरी स्कूल है जहां बच्चे खेल रहे हैं, आपको छोटी छोटी गर्ल्स नजर आएंगी यहाँ पे। अब देखिए इस तरीके के जो सीन है ना दोस्तों, अर्ली 20th सेंचुरी में इस तरीके के सीन ज्यादा नहीं दिखते थे। लड़कियों का पढ़ना उस समय पे इस तरीके की स्कूल ड्रेस पहन के स्कूलों में जाके बहुत मुश्किल काम था। लेकिन एक चीज अच्छी की इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने, भले ये क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, बट ये गर्ल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। आगे चलते हैं। एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन, यहां पे बात की गई है एजुकेशन एक्ट ऑफ 1870 के बारे में। क्या है ये एक्ट? बोल रहा था कि जो 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं इंग्लैंड में और वेल्स में, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में इस एजुकेशन एक्ट ऑफ 1870 में बताया गया था। इससे पहले इंग्लैंड में भी वाइड स्प्रेड एजुकेशन नहीं थी दोस्तों। इस एक्ट के बाद ही इंग्लैंड में वाइड स्प्रेड एजुकेशन आनी शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले चाइल्ड लेबर बहुत था, पुअर बच्चे बहुत थे, वो स्कूलों में पढ़ने नहीं जा पाते थे। जो फैमिलीज थी वो बच्चों को काम में लगाती थी ताकि फैमिलीज का इकोनॉमिक सर्वाइवल हो सके। जो छोटे मोटे स्कूल थे इंग्लैंड में वो चर्च चलाया करते थे या वेल्दी इंडिविजुअल्स चलाया करते थे। एजुकेशन एक्ट आया, उसके बाद ये बोला गया कि भैया गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल खोले गए, कंपलसरी स्कूलिंग को लेके आया गया, बच्चों से बोला गया कि बच्चों को स्कूल भेजिए, पेरेंट्स से कहा गया कि बच्चों को स्कूल भेजिए। उस समय पे एक इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर थे इंग्लैंड में जिनका नाम था थॉमस अर्नोल्ड। हेडमास्टर थे एक प्राइवेट स्कूल का जिसका नाम था रग्बी। इन्होंने एक और थॉट प्रोसेस लेके आया कि भैया स्कूल में बच्चों को ग्रीक और रोमन क्लासिक्स पढ़ाइए, क्योंकि जब बच्चों को ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स पढ़ाए जाएंगे तो वो थोड़े सिविलाइज होंगे। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो गर्म खून होता है, गर्म खून में हम जल्दी लड़ने लगते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं। तो इस वायलेंट थिंकिंग को कम करना है। अगर इस वायलेंट थिंकिंग को कम करना है तो अगर आप ग्रीक और रोमन क्लासिक्स को पढ़ाते हो तो ग्रीक और रोमन क्लासिक्स दिमाग को डिसिप्लिन करने वाली उसमें पढ़ाई है। तो इस तरीके की चीजें थी दोस्तों। तो ये जो एजुकेशन एक्ट था आपका 1870 का, बेसिकली इसको बोला जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट ऑफ 1870। ये ब्रिटेन में आया था, ओके। और इसके बाद ब्रिटेन में जो एजुकेशन थी बच्चों की, खासकर जो प्राइमरी एजुकेशन थी, वो बहुत तेजी से ऊपर उठी और बाद में उनकी वहां पे हायर एजुकेशन तो अच्छी थी, वो भी इंप्रूव हुई। तो ये था इस चैप्टर का सार दोस्तों। चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको इस चैप्टर में कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है, और नीचे कमेंट के थ्रू अपने थॉट प्रोसेस को भी जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। कोरोना से बच के रहें।